हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रस, छंद और अलंकार। ये हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये व्याकरण प्रश्न में से आपके ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 6 नंबर आपके इससे फिक्स हैं। यानी कि रस, छंद और अलंकार तीनों ही पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर के ये प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी और इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है, आपको जैसे ही आप देखोगे तुरंत आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रस की। पहले तो ये सोचिए कि रस है क्या। ठीक है, रस क्या है? तो रस वो चीज है जैसे कि हम किसी भी चीज का अनुभव करते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है, या फिर हम अच्छी चीजों को देखते हैं, फील करते हैं, जिससे हमें आनंद आता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, तो जो रस है वो क्या है कि जो हम अनुभव करते हैं, जिस चीज में हमें अच्छा लगता है या फिर जिस चीज को करने से हमें खुशी मिलती है या मजा आता है, उसी चीज को हम रस कहते हैं। अब रस में कौन कौन से जो रस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रस हैं, जैसे कि एक है श्रृंगार रस। तो जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस पहले ही कह रहा है, तो श्रृंगार का मतलब होता है क्या? सजना और संवरना। तो जैसे कि प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके जो भाव होते हैं और जो प्रेमिका श्रृंगार करती है, उस हिसाब से जो कि श्रृंगार रस है उन्हीं दोनों के बीच के भाव को बताता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होने वाली है? श्रृंगार रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हम लिखेंगे, जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अभी तो ये परिभाषा है, लेकिन इसमें कह रहा है विभाव, अनुभव, संचारी भाव और क्या कह रहा है? स्थायी भाव। पहले हम ये समझेंगे कि स्थायी भाव यानी कि ये सारी जो भाव हैं ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जो सारे भाव कह रहा है वो क्या कहना चाहता है। तो भाव में हमें देखना होगा कि कौन से भाव किस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। तो जो विभाव है, हम एक क्वेश्चन में आपको बताएंगे सारे भाव को और रति क्या है उसको। उसके बाद आप जितने भी रस पढ़ोगे उसमें से आपको क्लियर होता जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं विभाव, अनुभव और संचारी भाव, स्थायी भाव क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको। लिखेंगे पहले विभाव, विभाव, उसके बाद कह रहा है क्या? अनुभव, अनुभव, फिर है संचारी भाव, फिर कह रहा है स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, भाव। अब देखिए ये भाव मतलब है क्या? विभाव है तो विभाव मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो कोई भी चीज, जैसे कि उदाहरण में लिखा जाता है, किसी भी चीज का कोई कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई क्या है? उद्देश्य है, कारण है, या फिर हमें जो चीज करने में खुशी मिलती है, तो वो जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। तो ये भी चीज क्या है? एक कारण से होता है। तो विभाव का अर्थ होगा हमारा कारण। ठीक है, किसी भी काम को करने में या फिर जानने में हमें एक कारण की आवश्यकता होती है, किसी चीज का उद्देश्य होता है, वही होता है क्या? विभाव, जिसमें हम कारण को, किसी भी कारण को व्यक्त करते हैं। अब बात आती है अनुभव की। अनुभव, अनुभाव यानी इसका मतलब होता है अनुभव, अनुभव या महसूस करना, महसूस। ठीक है, तो अनुभव यानी किसी भी चीज को हम अगर इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? अनुभव। विभाव मतलब किसी भी काम को करने का कोई कारण होना चाहिए, उसे हम विभाव कहेंगे। और अनुभव का अर्थ है किसी चीज को हमें महसूस करना या फील करना, उसे समझना और उस चीज को क्या करना है कि आगे की तरफ, और मतलब कि उस चीज को हम व्यक्त करते हैं अपनी भाषाओं में, अपने हृदय से उसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव मतलब क्या, संचारी भाव का मतलब होता है हलचल, हलचल या चेष्टा, हलचल या आप चेष्टाएं भी लिख सकते हैं, चेष्टा। तो यहाँ पे देखिए हलचल माने क्या, हलचल जो होता है, अगर कोई काम को हम करते हैं तो उसको करने के अंदर क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, करने की क्या होती है, हलचल होती है, जल्दी होता है। हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होने लगता है, हलचल होने लगती है, करने की क्या होती है दृष्टि से हम उसे आगे लेके जाते हैं, या फिर उत्तेजना होती है, उसे हम कहते हैं क्या, संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव का मतलब ये होगा किसी भी चीज को करने में हमें कोई एक्साइटमेंट हो, उत्साह हो, हलचल हो, हृदय से प्रेम हो, उसकी चेष्टा करते हैं या फिर वो हलचल होता है जिसे हम संचारी भाव कहते हैं। अब लास्ट बचता है स्थायी भाव। स्थायी भाव में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे जो शुरू से लास्ट तक होता है, जो शुरू से लास्ट तक। तो जो शुरू से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो चीजें चलती हैं, ठीक है, कोई भी चीज को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और अंत में खत्म करते हैं, तो शुरू से लेके अंत तक की क्रिया को हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चारों भाव जो है, विभाव में किसी काम को करने का एक कारण होना चाहिए, अनुभाव में हमें अनुभव यानी महसूस होता है, संचारी भाव में हमें हलचल होती है या फिर किसी चीज को करने का इंटरेस्ट पैदा होता है, और स्थायी भाव में जो शुरू से लास्ट तक क्रियाएं होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे भाव। इसको आप पहले नोट करिएगा, फिर हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये था क्या, आपके सारे भाव। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम इसे इरेज कर देंगे। फिर आगे हम इसकी चीजों को देखेंगे। तो आगे जो कह रहा है, हम एक चीज को देख लेते हैं, पहले उसको क्लियर कर लें, फिर हम आगे एग्जाम्पल पर चलेंगे। एक आता है स्थायी भाव, जिसमें रति क्या है ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे स्थायी भाव में क्या होता है, स्थायी भाव में फिर आता है एक आलंबन, आलंबन, फिर आता है आश्रय, फिर है उद्दीपन, फिर आता है अनुभाव, फिर आता है संचारी भाव। जो चीजें हमने समझ रखी हैं उसमें से ही कुछ और चीजें हैं एक्स्ट्रा में। तो इसमें कह रहा है स्थायी भाव। स्थायी भाव जो होता है वो रति नाम से होता है। ठीक है, स्थायी भाव जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्थायी भाव में क्या होता है, शुरू से लास्ट तक वो क्रियाएं होती हैं, तो वो रति में जाएंगी। आलंबन का मतलब होता है प्रेमिका, जो प्रेमिका है यानी कि नायिका। आश्रय माने होता है प्रेमी, प्रेमी मतलब जो नायक है, ठीक है, वो आश्रय है। उद्दीपन का क्या अर्थ है, उद्दीपन का अर्थ है आपका मुस्कान, मुस्कुराना, खुशी या मुस्कान। अनुभाव का अर्थ होगा हर्ष या गुस्सा, जो हम अनुभव करते हैं खुशी का या फिर गुस्से का। उसके बाद कह रहा है संचारी भाव। संचारी भाव का होगा सिर हिलाना, सिर हिलाना या कोई काम करना, जैसे कि इशारे करना, इशारे करना। पहले आप अच्छे से इसको समझिए। कह रहा है कि स्थायी भाव में जो चीजें होती हैं वो रति की क्रिया होती है। आलंबन मतलब होता है प्रेमिका, आश्रय माने होता है प्रेमी, उद्दीपन माने मुस्कान, अनुभाव माने हर्ष या गुस्सा, और संचारी भाव माने सिर हिलाना या फिर इशारे करना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें व्यक्त की है। तो अब देखिए श्रृंगार रस क्या कह रहा है। मैंने और आपको समझा दिया। कह रहा है कि जब विभाव यानी कोई कारण, अनुभाव यानी कि कुछ अनुभव करना, तथा संचारी भाव, संचारी भाव मतलब कोई हलचल या हृदय में कुछ उत्पन्न होना का संयोग होता है, मतलब जो चीजें मिलती हैं, तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो रति नामक जो स्थायी भाव है, यानी ये जो स्थायी भाव है, उसकी क्या होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है।
स्थायी भाव मैंने आपको बताया है, शुरू से लेके अंत तक की क्रिया को हम स्थायी भाव कहते हैं। तो रति नामक स्थायी भाव को हम श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो अब हम चलेंगे एग्जाम्पल पर, ठीक है। कह रहा है आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे। पहले तो आपको श्रृंगार रस बहुत ही इजी परिभाषा ये आपको लिखनी है। उदाहरण आपको 2 दिए जाएंगे, बहुत ही आसान है और इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। कह रहा उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब हे खग मृग जो पशु पक्षी होते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, मतलब तुमने सीता को क्या अपने नैनों से देखा है। तो ये जो यहाँ पर बातें हो रही हैं वो एक प्रेम की बातें हो रही हैं, जो कि प्रेमी हैं वो प्रेमिका के बारे में पूछते हैं पशु और पक्षियों से। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत ही आसान है। दूसरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, श्री कृष्ण की बात हो रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ठीक है, तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण की बात हो रही है और जो कि इसमें उनकी प्रेमिका है वो उनके बारे में बताती है। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जाम्पल हैं श्रृंगार रस के, बहुत ही इजी हैं। तो ये आप नोट करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के रस पर चलते हैं। अगला है हमारा करुण रस। ठीक है, करुण रस जो है वो 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है और ये जो रस है आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। आपको कोई भी उदाहरण याद करना है तो आप किसी भी गाने को याद रखिए जिसमें अगर शोक का भाव है तो उसमें क्या होगा कि आपको वो रस की उत्पत्ति होगी करुण रस की। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था विभाव अनुभाव क्या है। तो विभाव मतलब कारण, अनुभव का अर्थ है किसी चीज को महसूस करना, संचारी भाव का अर्थ है कि हलचल या कोई चेष्टा के संयोग से, मतलब के मिलन से कोई शोक मतलब क्या होता है, शोक मतलब होता है दुख। ठीक है, दुख पीड़ा कष्ट जो होता है, जिस चीज का भाव उत्पन्न होता है, तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज में अगर दुख की बात होती है या फिर शोक उत्पन्न होता है, हृदय में कष्ट होता है, दुख का अनुभव होता है, उसी कारण हमें करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आई होप आपको परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब चलेंगे हम उदाहरण पर। उदाहरण में लिखेंगे कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि मणि खोए, कोई मणि खोए भुजंग सी जननी मतलब जननी मने माँ, और फंसा पटक रही थी शीश यानी कि अपना सिर, अंधी आज बनाकर मुझको मतलब अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश मतलब तुमने विजय किया और अंधी मुझे बना दिया। तो ये दुख में बातें बोली जा रही हैं। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको तुरंत याद रखने वाला है कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। ये जो आपका उदाहरण है वो आपको किसी गाने से है और आपको कोई भी आपको रस है तो कोई भी गाने में नहीं तो हास्य का रस होगा, नहीं तो दुख का या पीड़ा का रस होगा। तो किसी भी भाव में या फिर गाना में, ठीक है, कोई चीज का हलचल होता है या मन की चीजों को व्यक्त की जाती है, वही होता है। तो उसमें हम किसी शोक नामक स्थायी भाव को लेते हैं तो वो होता है करुण रस। और करुण रस का ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, आपको तुरंत ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ये दोनों उदाहरण में से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, या फिर आप ये लिखें या फिर ये लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी परिभाषा और उसके उदाहरण समाप्त होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के रस को देखते हैं। तो आगे हम वीर रस पर। वीर रस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण हैं।
तो देखिए वी रस में हम क्या लिखेंगे, कह रहा है जब वी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब वीर रस का अर्थ है जैसे कि युद्ध होते हैं तो लोग युद्ध करते हैं, तो इसमें जो वीर योद्धा होते हैं या जो वीरता का उत्साह मनाते हैं उसी चीजों को हम कहेंगे क्या, वीर रस। ठीक है, तो उत्साह मतलब खुशी, एक्साइटमेंट जो चीजें होती हैं। तो वीर रस में किसी कारण के कारण जो व्यक्ति उत्साह से उस युद्ध में भाग लेता है और वीर योद्धा होता है, उस चीजों को व्यक्त कर सकते हैं हम, तो उसे ही हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम यही लिखेंगे कि जब वी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें वीर रस की परिभाषाएं देनी है। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। ठीक है, आपकी परिभाषा सारे में बहुत ही आसान है। आप एक परिभाषा याद करेंगे, आपको सारी भाषाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण में 2 एग्जाम्पल में सारे का दे रही हूँ, आपको जो आसान लगेगा आप वही उदाहरण उसके याद कर लेना। तो पहला उदाहरण है कि बुंदेले हरबोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेले हरबोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये जो है वीर रस का बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है और सारे बच्चों को बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, क्लास 9 से ही हम रस छंद अलंकार पढ़ते हैं, तो अब तक तो आपको अच्छे से याद होगा। ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है। तो आप यही लिखना कि बुंदेले हरबोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब एक और एग्जाम्पल है जो हम बचपन से लेके वो कविता याद करते हैं, वही एग्जाम्पल हम वीर रस में ले सकते हैं। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लिखेंगे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। ठीक है, ये जो है कई बच्चों को याद रहता है और तुरंत ये मतलब कि जो चीजें हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं और तुरंत माइंड में फिक्स हो जाती हैं। तो कोई भी चीज को आप सोचते हुए और एकदम कॉन्सेंट्रेट करके याद करोगे तो वो आपको हमेशा से याद रहती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही आसान है और आपके बचपन में जो चीजें हुई हैं, जो आपने सुनी है, वही इन सारे रस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो आप याद रखना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे और बाल दल सजा रहे। तो ये था वीर रस का परिभाषा और उसका उदाहरण। एक और देखेंगे हम हास्य रस, फिर उसके बाद रस जो है आपका इम्पोर्टेंट खत्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के रस को देखते हैं। तो अगला है हास्य रस। ठीक है, तो हास्य रस में आपको परिभाषा लिखनी है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। ठीक है, तो जब विभाव इसमें होगा, अनुभाव होगा तथा संचारी भाव, इन तीनों का जब संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य का अर्थ है हंसी। ठीक है, हास्य का अर्थ होता है हंसी, और जब हास्य नामक कोई स्थायी भाव होगा तो उस चीज में हमें हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा कि हास्य रस का अर्थ है कि जब हमें विभाव यानी किसी कारण से, अनुभाव यानी कि किसी चीज को महसूस, मतलब हंसी की चीजों को महसूस करने में, और उसमें जब संचारी भाव की चीजें संयोग से मिलती हैं तो ऐसी चीजों में हास्य नामक स्थायी भाव होता है, जिसे हम हास्य रस की उत्पत्ति कहते हैं या उसे हम हास्य रस कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही आसान है और एकदम हास्य रस जैसा एग्जाम्पल है इसका। तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है शीश यानी कि सिर पर गंगा हंसे, ठीक है, और भुजनी यानी भुजाओं में भुजंगा हंसे, और हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, यहाँ पर जो शिव जी हैं उनके जब विवाह का वर्णन यहाँ पर किया गया है इस वाले उदाहरण में।
ठीक है। जब वो विवाह के लिए आते हैं तो उनकी ऐसी ही वेशभूषाएं होती हैं जिसको इस हास्य रस में बताया गया है, ठीक है, व्यक्त किया गया है। फिर अगला एग्जाम्पल है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल और तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसी गाल, ठीक है। तो हाथी जैसा जो किसी का शरीर होता है, ठीक है, जो हाथी जैसी किसी के बॉडी है, और गेंडे जैसी चाल, जब वो चलता है तो गेंडे जैसी उसकी क्या है, चाल है। तो तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल, तो हाथी जैसे उसके क्या है, शरीर है यानी कि देह है, और गेंडे जैसी उसकी क्या है, चाल है, और तरबूज जैसी खोपड़ी, जो उसके सिर की खोपड़ी है वो तरबूजे जैसी होगी, और खरबूज जैसे गाल, और उसके गाल एकदम खरबूजे जैसे होंगे। तो ये था आपके हास्य रस का एकदम हंसी वाले क्या उदाहरण, जो कि बहुत ही आसान है, और आपको एक बार याद करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आपको परिभाषा में यही लिखना है, और उदाहरण में नीचे वाले दोनों उदाहरण में से आप कोई एक भी याद करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे रस जो है, चारों रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस रस से आगे आपको कोई भी रस नहीं पूछने वाला है। तो यहाँ तक के रस को आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे अलंकार को पढ़ने। तो अगला हम आ गए हैं अलंकार पर, ठीक है। जो अलंकार है, अलंकार मतलब किसी भी चीज को सजाना, व्यवस्थित करना या उसको अच्छे क्रम में रखना, ठीक है। तो अलंकार का पूरे का अर्थ है किसी भी चीज का आभूषण, ठीक है, सजावट या इसको श्रृंगार आप मान सकते हैं। तो जो अलंकार है वो हर एक काव्य में, जो हम अपने हिंदी के बुक में काव्य कविता पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कुछ अलंकार छिपे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जो अलंकार है वो किसी भी रूप को सजाना, किसी शब्द को सजाना और उसके श्रृंगार में प्रयोग करना, आभूषण की आवृत्ति ही क्या है, अलंकार है, ठीक है। तो अलंकार में जो इम्पोर्टेंट अलंकार है उसे ही हम बस पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि 8वें में अलंकार पूछे जाते हैं, तो कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है वो बहुत ही आसान है, और ये जो अलंकार है वो कविताओं में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, किसको क्या कहते हैं, और इसके उदाहरण हम कैसे लिखेंगे, तो वही हम समझेंगे। तो अनुप्रास अलंकार में हम लिखेंगे कि जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन, व्यंजन माने जैसे कि हम क ख ग पढ़ते हैं और एक अ आ पढ़ते हैं, तो व्यंजन क्या है, क ख ग घ, और स्वर क्या है, अ आ। तो इसमें वैसे व्यंजन होंगे, व्यंजन की आवृत्ति, उसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, बार बार रिपीट करे उसी व्यंजन को, और वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो याद रखिएगा, जहां पर किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, किसी शब्द को बार बार प्रयोग में लिखा जाता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो जो अनुप्रास अलंकार है आप याद रखिएगा कि उसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार रिपीट होती है। तो अगर आपको पहचानना भी हो तो आप तुरंत पहचान लेंगे। तो उदाहरण में हम लिखेंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, ठीक है, बहुत ही इजी इसका एग्जाम्पल है। इसमें देखिए जो त का व्यंजन है वो त बार बार आ रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल और तरुवर, ठीक है। इसमें त की आवृत्ति बार बार हो रही है, त की आवृत्ति। तो जब इसमें त की आवृत्ति बार बार हुई यानी कि व्यंजन इसके बार बार प्रयोग हो रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार वही होगा जिसमें व्यंजन की आवृत्ति बार बार रिपीट करे, यानी कि उस लाइन में बार बार एक ही शब्द आए, उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये इजी, बहुत ही इजी इसका उदाहरण है, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है कि पके पेड़ पर पका पपीता। इसमें प का वर्णन कई बार किया गया है, ठीक है। देखिए इसमें प का, पके फिर पेड़ पर पका पपीता, ठीक है, प फ। तो इसमें प की आवृत्ति बार बार की गई है, प की आवृत्ति, तो इसमें प की आवृत्ति है और ऊपर वाले में त की आवृत्ति है। तो जिस भी काव्य में या किसी भी लाइन में, कविता में जिस व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो आप इसका ये
परिभाषा लिखेंगे और ये उदाहरण लिखेंगे। बहुत ही आसान है, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी कभी जब अनुप्रास नहीं पूछता है तो यमक भी पूछ देता है। ठीक है, तो यमक अलंकार में हम लिखेंगे कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब कोई शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाए लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जो अनुप्रास में था वो एक ही शब्द बार बार आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई शब्द तो आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या है अलग अलग होगा, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण देखिए, कह रहा है उद्धव जोग जोग हम नाही। ठीक है, उद्धव जोग जोग हम नाही, इसमें जोग जोग 2 बार दिया है। तो जोग का अर्थ क्या होता है? एक जोग का अर्थ होगा क्या? तो होता है योग। ठीक है, साधना। ठीक है, साधना। और इस वाले जोग का अर्थ होगा क्या? काबिल या योग्य। ठीक है, इस वाले का अर्थ है काबिल या योग्य। ठीक है, याद रखिएगा कि एक जोग का अर्थ है योग या साधना और दूसरे जोग का अर्थ है क्या? काबिल और योग्य। ये हो गया आपका एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ। फिर अगला कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, इस घटा का अर्थ होगा क्या? इस घटे का अर्थ है बादल। ठीक है, का घमंड घटा, घमंड घटा, इस घटा का अर्थ है घटना, मतलब किसी चीज का कम होना या कम होना, कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ है। मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग है, और उसी को हम कहते हैं यमक अलंकार। तो परिभाषा में यही लिखेंगे कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। और उदाहरण में उद्धव जोग जोग हम नाही, और जोग जोग का एक जोग का अर्थ है योग या साधना और एक जोग का अर्थ है काबिल या योग्य। दूसरा एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काले बादल और का घमंड घटा मतलब घमंड उसका कम होना या उसका घटना घमंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अलंकार दोनों को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगला है अलंकार हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 अलंकार हमने बता दिए, 2 और है, एक उपमा अलंकार, एक श्लेष अलंकार। ठीक है, तो देखिए जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना सामान्यता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कह रहा है कि जहां पर किसी व्यक्ति की तुलना या किसी वस्तु की तुलना किसी समानता के आधार पर, मतलब एक समान आधार पर किसी वस्तु से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति की तुलना इस व्यक्ति से की जाएगी और कि दूसरे व्यक्ति की तुलना पहले व्यक्ति से की जाती है, उसे हम कहते हैं क्या? तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर जो है वो पात से लेके उसका सरिस मन डोला, यानी कि पीपर का उसके मन से क्या होता है? तुलना की जाती है। और अगला है हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, हरिपद जो है वो कोमल है, ठीक है, यानी कि एकदम कोमल है, नाजुक है, और कमल से कमल के फूल की भांति। ठीक है, तो वही कह रहा है उपमा अलंकार में कि जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर, मतलब समान के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। बाकी आप इन दोनों उदाहरण में से कोई एक उदाहरण लिख सकते हैं। फिर अगला कह रहा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? ठीक है, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि जहां पर कोई शब्द
एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, लेकिन अर्थ यानी उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि कोई एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ जो हो उसकी दृष्टि से अलग अलग किए जाएं, व्यक्त किए जाएं, बताए जाएं तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर कह रहा है पानी गए न उबरे और मोती मानुष चून। मोती मतलब होता क्या है, मानुष और चून। ठीक है, मोती, मोती का अर्थ होगा यहाँ पर क्या, चमक। मोती माने चमक। मानुष, मानुष यानी कि मनुष्य, और मनुष्य का क्या होता है, एक इज्जत होती है। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ा क्या पाया जाता है, इज्जत। फिर कह रहा है चून, जो चूना होता है, चूने का क्या होगा, रंग होगा। चूना यानी चूने का क्या, रंग। तो पानी के वजह से कह रहा है कि उसका चमक होगा मोती का, और मानुष यानी मनुष्य की जो होती है इज्जत पे जो हो जाता है, दाग लग जाता है, कलंक लग जाता है, तो उसको व्यक्त कर रहा है। और फिर कह रहा है चून यानी कि चूना, जिसके रंग को व्यक्त करता है। तो एक पानी है जिसके अर्थ है क्या, तीन अलग अलग। ये पानी के तीन अलग अलग से अर्थ हैं। तो वही कह रहा है कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ यानी कि उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में आप लिख लीजिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। ठीक है, प्रियतम यानी कि वो किसी से पूछती है कि हे प्रियतम आप बता दो, लाल, लाल यानी कि मेरा पुत्र कहाँ है। ठीक है, मेरा लाल या फिर मेरा बच्चा, मेरा पुत्र कहाँ है। तो ये हो गया आपका उपमा और श्लेष अलंकार का परिभाषा और इसके उदाहरण। अब हम चलेंगे आगे के टॉपिक्स पे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो अगला है हमारा छंद। ठीक है, तो छंद में हमें पढ़ना है दोहा। दोहा है, सोठा है और क्या है, एक चौपाई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चौपाई है वो सारी चीजें क्या है, छंद में ही आती है, जिसमें आपको मात्रा भी दर्शाने पड़ते हैं और इसके क्या उदाहरण भी अच्छे से लिखने होते हैं। तो देखिए दोहा की परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान है, आपको बस इसमें मात्रा अच्छे से समझना है और उसे दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। कह रहा है कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें कहना चाहता है कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण है, जैसे 1 2 3 4, 4 चरण है। और कह रहा है कि पहले और तीसरे में, यानी कि पहले में और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं। ठीक है, 13-13 मात्राएं हैं। और कह रहा है तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं, यानी दूसरे में 11 और चौथे में भी 11। ठीक है, चारों चरण से पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये था आपका परिभाषा। अब हम समझेंगे उदाहरण को। तो देखिए उदाहरण में याद रखिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ये समझा कि ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब मात्रा को दर्शाएंगे कैसे, तो सबसे पहले कुछ कोड हैं, एक दीर्घ और लघु के। ठीक है, तो याद रखिएगा लघु और एक है दीर्घ। दीर्घ माने बड़ी मात्रा और लघु माने छोटी मात्रा। ठीक है, तो लघु में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा आएगी। तो लघु का मतलब छोटी, जैसे कि अ की मात्रा। ठीक है, फिर आ सकती है छोटी ई की मात्रा, फिर आ सकती है क्या, बड़ी के बाद छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ, फिर क्या होता है ऋषि,
ए की मात्रा आएगी इसमें। फिर तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी मात्राएं हैं। आ की मात्रा इसमें आएगी, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी, इसमें बड़ी ई, बड़ा ऊ, आए, ठीक है, ओ, औ, ये सारी जो मात्राएं हैं ये सब आएंगी दीर्घ में, ठीक है, और लघु में छोटी मात्रा आएगी। तो इसी बेस पर हमें क्या करना है, इन मात्राओं को दर्शाना है। लघु का सिंबल पाई होगा और दीर्घ का सिंबल एस होगा। तो याद रखिएगा एस जो है वो है दीर्घ और आई जो है यानी कि 1 वो है लघु का मात्रा। तो चलिए देखते हैं दीर्घ और लघु लघु को दर्शाते हैं। इसमें होनी चाहिए 13 मात्राएं। तो चलिए अ की मात्रा है ये, तो 1 होगा, छोटी ई है 1 होगा, इन दोनों में 1 है 1 है। म में अ की मात्रा 1 फिर 1, आ की मात्रा बड़ी ई, ये दोनों क्या है दीर्घ हैं, आ की मात्रा बड़ी तो दीर्घ का चिन्ह देंगे। फिर आ की मात्रा दीर्घ, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा जो है इसमें वो हो जाएगा आपका लघु। तो देखिए 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो 1 1 2 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 और 11 और ये 2 मात्रा हो जाएगी 13, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए की मात्रा है वो भी हो जाएंगी आपकी दीर्घ में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो दीर्घ की मात्रा है उसमें हमें 2 दर्शाना है और लघु की मात्रा में 1 दर्शाना है। तो हमने मात्राओं को दर्शाया तो बन गया क्या, कितना मात्रा, 13 मात्रा, ठीक है। इसका अर्थ 2 का है और ये 1 है, तो उसको जोड़ के ये आपके हो जाएंगे 13 मात्राएं। अगला है 11 मात्रा के लिए, बिन पानी सब सून, इसका बनाएंगे, छोटी ही है 1 मात्रा, अ की है 1 मात्रा, आ की 2 मात्रा यानी कि दीर्घ और बड़ी की दीर्घ, अ की मात्रा लघु, अ की मात्रा लघु, बड़ा ऊ दीर्घ, अ की मात्रा लघु। अब देखिए गिनिए इसे, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 7 8 और ये 2 10, 10 1 11। तो यहाँ से भी ये मिल गए आपको 11 मात्राएं। अब देखिए पानी गए न उबरे, पानी में पानी यानी कि दीर्घ दीर्घ, गए लघु दीर्घ, एक ही मात्रा में, न में लघु बड़ाऊ दीर्घ, ब में लघु बड़ाऊ दीर्घ। अब गिनिए इसमें 13 होना चाहिए, 2 2 4 1 5, 5 2 6, सॉरी 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 13 मात्रा। अगला है मोती मानुष चूर्ण, इसमें चाहिए 11 मात्रा। ओ की मात्रा दीर्घ, बड़ी ई दीर्घ, आ की मात्रा दीर्घ, छोटा ऊ लघु, अ की मात्रा लघु, बड़ा ऊ दीर्घ, अ की मात्रा लघु। अब गिनिए 2 2 4 2 6, 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ से ये हो गया 11 मात्रा। तो इस प्रकार से हमने दोहा का समझा कि पहले और तृतीय चरण में क्या होंगे, तो 13 13 मात्रा, और दूसरे और चतुर्थ चरण में क्या होंगे, 11 11 मात्रा। तो ये उदाहरण है आपका दोहा का और उसकी परिभाषा। तो मात्रा तो हमने समझा दी है, बाकी सब छंद में आपको इसी प्रकार से मात्राएं दर्शानी होंगी। तो आप दोहे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के छंद को देखते हैं। अगला छंद है हमारा सोठा का, ठीक है। तो सोठा जो है वो बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th और 12th के बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जो इसका एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण, उसमें मात्रा दर्शानी है, उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना। तो ये जस्ट क्या है, दोहे का उल्टा होता है, यानी कि आपने जो दोहा पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट आप उल्टा कर दोगे तो आपका हो जाएगा क्या, सोठा हो जाएगा, ठीक है। तो सोठा का पहले परिभाषा देख लीजिए। कह रहा है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। ये एक क्या है, अर्ध सम, मतलब आधा सम है और आधा क्या है, विषम है। तो वह अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, यानी सोठा के 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में यानी कि
पहले और तीसरे में चरण में 11-11 मात्राएं तथा, तो इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। और फिर कह रहा है कि तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आपकी जो दूसरा चरण है उसमें 13 मात्रा है और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, दोहे में यहाँ पर जो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती थी, वहां पे अब सोठा में उल्टा होगा, 11-11 मात्रा होगी। और जहां पर दोहा में जो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा थी, वहां पर सोठा में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि यह दोहे का उल्टा होता है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम उदाहरण पर। तो उदाहरण लिखेंगे, जो सुमिरत सीधी होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सबसे इजी एग्जाम्पल है, आप एक बार याद करोगे आपको लाइफ टाइम के लिए ये याद रहेगा। ठीक है, अब ये आपका जो था उदाहरण था। अब मेन पॉइंट है इसकी मात्राओं को दर्शाना। तो मात्रा आप कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए इसकी मात्रा को दर्शाते हैं। तो मात्रा को हम दर्शा लेंगे यहाँ से। देखिए, तो आपको मैंने बताया था जो बड़ी की मात्रा होती है और डबल मात्रा होती है उसमें दीर्घ होता है, और जो छोटी की मात्रा होती है, सिंगल मात्रा होती है, उसमें हमारा लघु होता है। तो आपको वही चीजें जो हमने दोहा में समझाई थी इसमें भी दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है जो, इसमें ओ की मात्रा है यानी ये दीर्घ होगा। ठीक, फिर कह रहा है सु, छोटा उ लघु, छोटी ई लघु, अ लघु, त लघु, सीधी, दोनों में एक छोटी छोटी मात्रा है, एक एक होगा यानी कि लघु लघु। फिर हो, ओ की मात्रा, तो दीर्घ, ए की मात्रा यानी अ की मात्रा 1। अब इसे काउंट करेंगे तो 11 मात्राएं होनी चाहिए। देखिए, 2, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11, ये होता है आपकी 11 मात्रा। अगला है गणनायक करिवर बदन, इसमें होनी चाहिए 13 मात्रा। तो अ की मात्रा में लघु, फिर लघु, आ की मात्रा दीर्घ, लघु लघु, क अ की मात्रा है लघु, छोटी ई लघु, अ लघु लघु। फिर कह रहा है ये तीनों मात्रा यानी कि लघु लघु लघु। अब गिनते हैं तो देखिए, 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 1 2 3 13, तो 10 3 13, यहाँ पे होती है आपकी 13 मात्रा। अगला कह रहा है करहु अनुग्रह सोए। ठीक है, करहु, क में लघु, र में लघु, छोटा उ में लघु। ठीक, अनुग्रह, अ में लघु, छोटा उ में लघु, ग्र में 2 मात्रा, ह में 1 मात्रा। ठीक है, यानी कि लघु। ओ की मात्रा दीर्घ, अ की मात्रा 1। गिनते हैं तो देखिए, 1 2 3 4 5 5 2 7 8 और 9 10 और ये एक 11। ठीक है, यहाँ से ये कंप्लीट होता है आपकी 11 मात्रा। अगला है बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि में ब पे छोटा उ तो 1, बुद्धि इसमें 2 डबल मात्रा है तो इसमें होगा 2। ठीक है, एक छोटी ई है और एक ध है तो 2 होगा। राशि, राशि का र का आ 2 यानी कि दीर्घ और छोटी ई का लघु, इसमें छोटा उ लघु लघु, गुण लघु लघु, सदन लघु लघु लघु। गिनते हैं तो 1 2 3 3 और 3 6 7 8 9 10 10 3 13। तो ये हो गया आपका इसमें पहले और तीसरे चरण की 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण की 13-13 मात्रा। तो ये था सोठा का परिभाषा और उसके क्या उदाहरण। ठीक है, मात्रा हमने दर्शा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे के 2 और छंद बाकी हैं उसको हम देखते हैं। तो अगला छंद है
चौपाई। ठीक है, तो चौपाई में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बहुत ही आसान है, आपको बस इतना लिखना है कि यह एक सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब देखिए उदाहरण में लिखेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, अब ये तो आपके क्या हो गए, ये हो गया आपका उदाहरण। अब इसमें हम किस प्रकार से इसकी मात्राओं को दर्शाएंगे। मात्रा को दर्शाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको 2 छंद में मात्रा दर्शाना बता दिए हैं, इसमें भी बहुत ही आसान से हम दर्शा लेंगे। और इसके चारों चरण में हमारे 16 मात्राएं होनी चाहिए, 16 मात्राएं। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो चलिए अब मात्रा को दर्शाते हैं। तो देखिए मात्रा दर्शाएंगे तो कह रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय में यानी कि अ की मात्रा है तो लघु लघु, हनुमान अ में लघु, न में छोटा ओ की मात्रा यानी कि लघु, आ की मात्रा दीर्घ फिर लघु, आ की मात्रा दीर्घ लघु, उ की मात्रा लघु लघु, आ की मात्रा दीर्घ फिर लघु लघु। काउंट करिए, 16 मात्रा होनी चाहिए। 1 1 2 2 3 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 और 11 12 12 2 14 14 और 1 1 2 यानी कि 16। यहाँ से पूर्ण होता है आपका 16 मात्रा। नीचे कह रहा है जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, तो अ की मात्रा है यानी कि लघु लघु, फिर अ लघु, बड़ी ई दीर्घ लघु, छोटी है तो हो जाएगा आपका लघु, छोटा उ लघु, ओ की मात्रा दीर्घ लघु लघु, आ की मात्रा दीर्घ लघु लघु। गिनते हैं 1 1 2 3 3 2 5 6 7 8 8 2 10 11 12 12 2 14 14 15 1 16। ये भी हो गया आपका 16 मात्रा। अगला है राम दूत अतुलित बल धामा। राम आ की मात्रा दीर्घ, अ की मात्रा लघु, दूत द पे बड़ा उ है तो हो जाएगा दीर्घ लघु, अ एक यानी कि लघु, फिर लघु छोटी लघु लघु, बल लघु लघु, फिर आ की मात्रा दीर्घ दीर्घ। देखिए 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 12 14 2 16। तो यहाँ पे भी ये हो गया 16 मात्रा। अगला कह रहा है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अंजनी पुत्र यानी कि इसमें अंजनी का अन की मात्रा यानी कि 2, अ की मात्रा 1 छोटी 1, पुत्र 1 1 यानी कि लघु 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 लघु, फिर सूत लघु लघु, फिर आ की मात्रा है तो दीर्घ दीर्घ। गिनते हैं 2 1 3 3 1 4 5 1 6 7 8 9 10 11 11 11 और 2 13 13 2 15। एक और मात्रा हमारी कहीं छूट रही है तो हो जाएगा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूत्र सूत यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये सही है, हमारे यहाँ पर अंजनी बड़ी की मात्रा हो जाएगी। अंजनी, ठीक है, तो अंजनी में हम लिख देंगे यहाँ पर 2 की मात्रा। अब काउंट करते हैं तो देखिए 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16। तो यहाँ से ये भी हो गया आपका 16 मात्रा। ठीक है, तो चौपाई में हमने प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं दे दी। इसके 4 चरण होते हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। तो इस प्रकार से हमने चौपाई का भी परिभाषा और इसके उदाहरण देख लिए। एक लास्ट छंद बचा है, वो है कुंडलियां। और कुंडलियां कई बार पूछ दिए जाते हैं लेकिन अथवा में ही पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लास्ट छंद को देखते हैं।
तो अगला है हमारा कुंडलियां छंद। ठीक है, कुंडलियां छंद जो है वो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है और इस छंद जो है हर साल पूछे जाते हैं, अथवा में पूछे जाए या फिर ये पूछे जाए, लेकिन छंद जो है कुंडलियां जरूर आता है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि यह एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, और सब में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और इसमें दोहा और रोला जोड़कर कुंडलियां बनता है, यानी कि दोहा और रोला दोनों को जोड़कर कुंडलियां बनता है। और इसके प्रत्येक 6 चरण होते हैं, 4 रोला के, ठीक है, और आपके 2 मिलके हो जाएंगे किसके, दोहा के। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 चरण और इन सारे चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिए हमें 24 मात्राओं का व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राओं को व्यक्त करेंगे और याद रखिएगा कि यह रोला और दोहा जोड़कर कुंडलियां बनता है। तो उदाहरण पहले देख लेते हैं। उदाहरण है कि सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं का धान, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कविराप लगा सबको मन भावन, मान में भरे उमंग झूमता गाता सावन। ठीक है, तो ये जो है आपका 6 लाइन का आपका क्या हो जाएगा, 6 चरण में कुंडलियां। अब हम इस एक एक लाइन की क्या करेंगे, मात्राओं को दर्शाएंगे और प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होनी चाहिए। कई बच्चों को मात्रा ही दर्शाने नहीं आता है, तो जैसा कि मैंने आपको कोड बताया था लघु और दीर्घ का, आप उसको याद कर लेंगे तो आप कोई भी मात्रा को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी उसी प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आ की मात्रा, तो हो जाएगा क्या, दीर्घ। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा अ की मात्रा लघु लघु, अ लघु लघु, आ की मात्रा दीर्घ, ओ की मात्रा दीर्घ, अ की मात्रा लघु, ए की मात्रा दीर्घ, प्र की मात्रा है तो हो जाएगा इसमें लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, क्योंकि ये छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा है। फिर छोटा ऊ लघु, आ दीर्घ, छोटी ई लघु, आ किसान में तो दीर्घ और फिर यहाँ पे लघु। गिनते हैं 24 मात्राएं हैं या नहीं। तो 2 इसको कहेंगे, दीर्घ को हम 2 लेते हैं, तो 2 और 1 3 4 5 6, 6 2 8, 8 2 10 1 11, 11 और 2 13, 14 15 16 17 18, 18 और 2 20, 20 21, 21 2 23, 23 1 24, यानी कि यहाँ से हो गया आपका 24 मात्रा। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे मात्रा पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, अ की मात्रा लघु, फिर आ की मात्रा में दीर्घ, ओ की मात्रा दीर्घ लघु दीर्घ, ए की मात्रा दीर्घ, अ की मात्रा लघु, ए की मात्रा दीर्घ, आ की मात्रा में दीर्घ, आ की मात्रा में दीर्घ, ओ की मात्रा में दीर्घ, के की मात्रा, ए की मात्रा है दीर्घ, आ की मात्रा दीर्घ, फिर अ यानी एक मात्रा। अब देखते हैं, तो देखिए लगा, तो 1 और 2 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 1 11, 11 और 2 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 1 24। तो यहाँ से हो गया ये 24 मात्रा। अगला है आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, आ ओ की मात्रा यानी 2, यानी दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ए की मात्रा दीर्घ, आ की मात्रा दीर्घ, अ की मात्रा लघु, अ की मात्रा लघु, छोटा ऊ है तो हो जाएगा लघु, फिर अ की मात्रा लघु, स्वर हो जाएगा लघु लघु लघु। ठीक, कोयल तो ओ की मात्रा दीर्घ, फिर लघु, फिर लघु, बोले तो लघु सॉरी दीर्घ और दीर्घ। गिनते हैं, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 12 13 14, 15 16 17, 17 2 19 1 20, 20 20 2 22 और 22 2 24। यहाँ पर आपका स्व की मात्रा में ये सिर्फ एक मात्रा होगी,
तो अब जाके आपका ये मात्रा कंप्लीट होता है पूरा कितना 24। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है लिए प्रेम संदेश प्रेम सावन मेघ सावन के डोले, छोटी ई लघु ए दीर्घ। ठीक है, क्योंकि ये एक मात्रा है इसलिए तो दीर्घ होगा। यहाँ देखिए प्रेम एक ही मात्रा दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ, सॉरी दीर्घ और लघु, फिर दीर्घ लघु लघु, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। गिनते हैं 2 1 3, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 2 19, 19 और 2 21, 21 2 23। यहाँ पर हो जाएगा अंक की मात्रा में 2। ठीक है, अंक की मात्रा में 2 होगा। तो अब गिनिए, ये होता है 24 मात्रा। तो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 और 2 16, 16 17 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। होता है ये 24 मात्रा। फिर कह रहा है ठकुरेला कविराप लगा सबको मन भावन। ठकुरेला लघु, फिर छोटा लघु, फिर ए की मात्रा दीर्घ, फिर आ की मात्रा दीर्घ। कवि यानी कि लघु लघु, आ की मात्रा दीर्घ लघु, लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ। मन भावन लघु लघु दीर्घ लघु लघु। गिनते हैं तो 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 7 8, 8 2 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 15 16, 16 और 2 18, 18 और 19 20, 20 2 22, 22 23 24। तो ये हो गया 24 मात्रा। लास्ट लाइन है मान में भरे उमंग झूमता गाता सावन। मान यानी कि दीर्घ, फिर लघु दीर्घ, लघु दीर्घ, छोटा उ है तो लघु, फिर मंग की मात्रा 2 यानी कि दीर्घ, फिर अ की मात्रा है लघु। झूमता बड़ा उ है दीर्घ लघु दीर्घ, गाता लघु सॉरी दीर्घ दीर्घ, सावन आ की मात्रा दीर्घ, फिर लघु फिर लघु। गिनते हैं तो 2 1 3, 3 2 5 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14 1 15, 15 2 17, 17 और 2 19, 19 2 21, 21 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 24। यहाँ पर एक मात्रा एक्स्ट्रा है तो हमारी गलती, उमंग में झूमता गाता सा। यहाँ पर होगा मन में, मान में नहीं मन में। ठीक है, अब गिनिए तो देखिए मन में भरे उमंग, मन में जो भरा उमंग है तो 1 and 1 यानी कि 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 8, 8 2 10 1 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 23 और 1 24। तो ये हो गया आपके पूरे चरण के 6 चरण में 24 मात्राएं। यानी कि कुंडलियां जो है प्रत्येक इसके 6 चरण होते हैं और 6 चरण में इसमें आपको 24 मात्राएं मिलती हैं और यह रोला और दोहा दोनों से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार से हमारे रस, अलंकार और छंद समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ये आपके 6 नंबर के टॉपिक है रस, छंद, अलंकार और तीनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।